Welcome back students. Today we shall discuss about looping in PHP, and specifically we shall discuss about what is loop, types of loops in short, and then in detail about while loop and for loop. So let's start. First of all, what is loop? Loop होता क्या है? Loops are used to execute the same block of code again and again as long as a certain condition is true. तो इंग्लिश में इस डेफिनेशन दी गई है, इसका हिंदी में मैं आपको मतलब समझा दूं. लूप से बेसिकली अभिप्राय उस प्रोसेस से है जिसके माध्यम से सेम ब्लॉक कोड का जो है बार बार रिपीट किया जाता है, एग्जीक्यूट करवाया जाता है जब तक कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है. यानी कि कोई कंडीशन लगाई गई और उस कंडीशन के साथ एक कोड लिखा गया, और जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है, यानी कि जब तक वो कंडीशन सही पाई जाती है, तब तक वो कोड जो है आपका उस कंडीशन से अटैच किया हुआ वो बार बार रिपीट होता रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा जब तक भी वो कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है. जैसे ही कंडीशन वो फॉल्स पाई जाती है तब आपका कोड जो है वो एग्जिट होकर जो है नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड की तरफ को चला जाता है. तो इसको जो ये हमारा प्रोसेस है इसको हम लूपिंग भी कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन मैं आपको अगले पॉइंट पे दूंगा. द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग the same block of code again and again till condition remains true is called as looping or iteration. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ये सेम ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट करने का प्रोसेस है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहे, इस प्रोसेस को लूपिंग कहते हैं, और या फिर इसको आइट्रेशन भी कह सकते हैं. टाइप्स ऑफ लूप्स. अब ये लूप्स जो कि हमारे कोड को बार बार रिपीट करवाते रहते हैं, सेम ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करवाते रहते हैं, वो टाइप्स कितने प्रकार के हैं? पहला है डू व्हाइल, दूसरा है व्हाइल लूप, तीसरा है फॉर लूप, और चौथा है फॉर ईच. तो ये 4 प्रकार के लूप्स हैं जो कि पीएचपी में पाए जाते हैं, पीएचपी में यूज किए जाते हैं, जिनके माध्यम से बार बार लूपिंग जो है एज पर सुटेबिलिटी जो है करवाई जाती है अपने प्रोग्राम के अंदर. इसमें से जो आपके पास ये 4 प्रकार के लूप हैं, इनमें से ये फर्स्ट लूप जो है डू व्हाइल, ये आपने पहले के लेक्चर में पढ़ लिया होगा. तो अब जो आज हम लूप्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्हाइल लूप, फॉर लूप और फॉर ईच. तो फर्स्ट है व्हाइल लूप. अब व्हाइल लूप क्या होता है? व्हाइल लूप रिपीट्स द ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू. व्हाइल लूप कोड का मतलब है कि ये लूप जो है रिपीट करता है ब्लॉक ऑफ कोड को कब तक? जब तक स्पेसिफाइड जो कंडीशन दी गई है वो ट्रू रहती है. जैसा कि लूप्स की डेफिनेशन में भी यही बात थी कि जो आपका जो कोड है वो बार बार जो है वो रिपीट होता रहता है जब तक कि कंडीशन आपकी ट्रू पाई जाती है. सिंटेक्स व्हाइल लूप का किस तरह से है, कैसे आपने व्हाइल लूप का यूज करना है अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, उसका तरीका बताया गया है. व्हाइल लिखेंगे सबसे पहले व्हाइल और ब्रैकेट लगाकर, उसके बाद कंडीशन लिखी जाएगी जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं कि जिस कंडीशन के बेस पर आगे कोड एग्जीक्यूट करवाना है वो कंडीशन यहाँ पर नोट की जाती है. उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप अगली ब्रैकेट लगाते हैं, और इन बिटवीन द ब्रैकेट्स, ये 2 जो ब्रैकेट्स हैं इनके बीच में आप जो है कोड जो आपने एग्जीक्यूट करवाना है, चाहे वो कोड प्रिंटिंग करवाने का है, इको के माध्यम से आपने कोई मैसेज जो है वो पास करवाना है या कुछ और है, वो कोड जो है एग्जीक्यूट करवाया जाता है. इस सिंटेक्स को हम एग्जाम्प्लीफाई करेंगे आने वाले नेक्स्ट स्लाइड में, जैसा कि आगे देखते हैं. फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट में जो है आप जो कंडीशन अभी आपने पीछे देखी, टेस्टिंग जो आपने करनी है कंडीशन की, या फिर जो आपने कोड एग्जीक्यूट करवाना है सिंटेक्स के माध्यम से जब काम करने जा रहे हैं व्हाइल लूप के अंदर, ये सारा काम बेसिकली आप उसके लिए एक फ्लो चार्ट भी डिजाइन करते हैं जो कि आपको हेल्प करता है, आपको ये बताता है कि आपका जो प्रोसेस है टेस्टिंग का, कोड के एग्जीक्यूशन का, या फिर कोड के एग्जिट होने का, कंडीशन के एग्जिट होने का, ये किस प्रकार से चलेगा. तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये स्टार्ट बटन देख सकते हैं, यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ से आपका कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ. इसके बाद सबसे पहले पॉइंट पर व्हाइल जो स्टेटमेंट आपने लगाई, व्हाइल कंडीशन जो आपने लगाई, वो इवेल्युएट होती है. यहाँ पे ये जो आपके पास रॉम्बस दिख रहा है, आपके पास डायग्नोसिस सिस्टम दिख रहा है, इसमें आपकी कंडीशन टेस्टिंग की जाएगी. अगर कंडीशन ट्रू पाई जाती है तो आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कोड जो है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट करवाने के बाद जो है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक कोड बार बार देखिए रिपीट होता रहेगा. इस तरह से मान ली कंडीशन एक बार चली, रिपीट हुई,
फिर कंडीशन दोबारा फिर से लगता है कि जो काउंटर है कंडीशन का वो अभी ट्रू पाया जा रहा है, तो फिर से ट्रू होने के बाद फिर से स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट करवाई गई, फिर रिपीटिशन, फिर रेपिटेशन, फिर रेपिटेशन, और एक कंडीशन बाद में कुछ टेस्टिंग करते हुए ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि लगता है कि कंडीशन जो है वो फॉल्स पाई जा रही है। तो अगर कंडीशन फॉल्स पाई जाती है तो उस केस में आपका कोड जो है वो सीधा ही एंड हो जाता है, यानी कि एग्जिट हो जाता है, और उसके बाद जो आपका कोड है वो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड की तरफ को मूव कर जाता है। तो इस प्रकार से व्हाइल स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपकी कंडीशन की टेस्टिंग जो है स्टार्टिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन में ही हो जाती है, और उसके बाद पहली बार कंडीशन टेस्ट करने पर अगर ट्रू पाई गई तो स्टेटमेंट ऑफ कोड जो एग्जीक्यूट होगा। फिर अगर कंडीशन एक बार एक सिंगल जो सर्कल है वो कंप्लीट हो गया एग्जीक्यूशन का, फिर आपकी कंडीशन दोबारा फिर से ट्रू पाई जाती है तो फिर दोबारा से एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड, फिर दोबारा ट्रू पाई जाती है तो फिर ट्रू पाए जाने के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड, और इस तरह से ट्रू रहने तक जो कंडीशन एग्जीक्यूट होती रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स पाई जाती है तो वैसे ही वो आपका जो कोड एग्जिट होते हुए कहाँ को निकल जाएगा, एंड पॉइंट को। एंड पॉइंट होने के बाद जो आपका कोड जो है नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड या कोई नेक्स्ट फंक्शन या फिर कोई नेक्स्ट और प्रोग्रामेबल जो आपका अगला मोड है या फिर आपकी जो अगली फाइल है या टेस्ट फाइल है उसकी तरफ को आपको प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो मूव कर जाएगा। जैसा कि एग्जांपल हम देखते हैं व्हाइल लूप का, प्रिंटिंग द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक की संख्या हमने प्रिंट करनी है विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। तो इसको टेस्ट करते हैं कैसे काम होगा। सबसे पहले PHP लिखा जाएगा, फिर एक $x = 1, उसके बाद व्हाइल $x <= 5। अब इसमें देखिए मैंने अभी छोटा सा कोड यहाँ पर राइट अप किया है। इसमें सबसे पहले PHP का जो कोड है उसकी स्टार्टिंग होती है PHP के टैग से, तो आपको पता ही कि कैसे लिखा जाता है। पहले PHP का टैग इस तरह से, इसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर किए गए, इनिशियलाइजेशन की गई वेरिएबल की $x = 1, यानी कि आपने इनिशियल वैल्यू जो आपके जिसका प्रिंट चाहते थे, आप चाहते थे 1 से लेकर 5 तक का प्रिंट, तो इसकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू अपने 1 सेट कर दी वेरिएबल की, और बाद में अपने कंडीशन लगा दी व्हाइल लूप के माध्यम से कि व्हाइल कि जब तक $x की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू रहती है किससे, 5 से, यानी कि या तो 5 तक जाए या फिर 5 से कम तक रहती है, तो तब क्या हो, तब हो इको द नंबर इज $x और BR टैग, और उसके बाद $x++ सेमीकोलन ब्रैकेट क्लोज और साथ में PHP का टैग क्लोज। इस प्रोग्रामिंग का यहाँ पर मतलब है कि जब तक भी आपकी कंडीशन जो है, कंडीशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि $x की वैल्यू जो है वो 5 या 5 से कम रहती है, तब तक क्या होगा, इको आपका जो मैसेज पास होगा, इको के माध्यम से आपको पता है आपको आउटपुट आती है, मैसेज पास होता है आउटपुट के फॉर्म में, द नंबर इज, आउटपुट में क्या आएगा, द नंबर इज $x। तो वैल्यू जो है $x की उस फर्स्ट ट्रायल के बेस पर, जो फर्स्ट टेस्ट आपका लगा होना कंडीशन का, वो वैल्यू यहाँ पर सामने आ जाए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सर्कल लगा 1 एग्जीक्यूशन का, तो $x की वैल्यू इस टाइम पे 1 थी, तो आंसर आ जाएगा द नंबर इज 1, और उसके बाद लाइन ब्रेक करके अगला आपके साथ में चला गया $x++, यानी कि ये इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आपकी वेरिएबल को, डिक्लेयर्ड वेरिएबल को इंक्रीमेंट करता है ये 1 by 1, यानी कि 1 प्लस करते हो। जैसे कि फर्स्ट वैल्यू में आंसर आपका आया 1, नंबर इज 1 आया, और अगली बार एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जो अगली वैल्यू आएगी नंबर 2 पे, कि अगली बार जो सेकंड नंबर ऑफ आइट्रेशन चलेगा, सेकंड नंबर ऑफ लूप चलेगा, जो कि आपकी वैल्यू को दूसरी बार रिपीट करवाएगा। फिर अब आपका काउंटर पहुंच गया द नंबर इज 2 पे, फिर 2 + 1 करेगा फिर नंबर 3 चल पड़ेगा, इस तरह से नंबर 4 और नंबर 5 आते आते जब इक्वल टू हो जाएगा, फिर लूप अगली बार ट्रायल करते हुए देखेगा कि 6 आ गया है, लेकिन ये वैल्यू तो टेस्टिंग यहाँ पर फेल हो रही है, यानी कि यहाँ पर ये फॉल्स कंडीशन बनने जा रही है। अगर 6 वैल्यू आ जाती है $x के पास, तो 5 से तो बढ़ गया, तो उस केस में क्या होगा कि वो कोड एग्जिट होकर जो है बाद में नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड की तरफ को या फिर किसी और तरफ को मूव कर जाएगा। अब इसी कोड को जो है हम आगे चेक करते हैं किस तरह से। एग्जाम्पल जो मैंने बताया उसको एक्सप्लेन में कर देता हूँ पहले, कि इसमें $x जो है इक्वल टू 1 लिखा था मैंने एग्जाम्पल को, बेसिकली करता है क्या है, इनिशियलाइज करता है आपके लूप के काउंटर को। कि ये आपका लूप का काउंटर का मतलब है कि कितनी बार लूप जो है आपका रिपीट होना है, तो लूप का काउंटर उसको बताता है कि 1 बार रिपीट होना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अगर $x की वैल्यू 1 रहती तो मतलब कि फर्स्ट काउंटर चला है, फर्स्ट आइट्रेशन चली है, और इसमें वैल्यू स्टार्टिंग होती है नंबर 1 से। वैसे अगर दूसरी बार रिपीट होता है काउंटर नंबर पहुंच गया 2 पे, वैसे नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है तो नंबर 3 पहुंच गया काउंटर। इस तरह से ऑन करते हो एग्जाम्पल के हिसाब से 5 तक काउंटर जो आपका जाएगा। अगला है कि $x <= 5, ये आपको कंडीशन बता दी गई कि कंटिन्यू करेगा लूप कब तक, जब तक वैल्यू <= 5 रहती है। और $x++ जो मैंने पहले बताया कि आपकी इंक्रीज करता है लूप के काउंटर वैल्यू को by 1 फॉर ईच आइट्रेशन, एक बार रिपीट करते हैं आपकी वैल्यू को जो है वो एक बार जो है इंक्रीमेंट कर देता है, इंक्रीज कर देता है
और इस तरह से लूपिंग करते हुए 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, + 1 5, इस तरह से आपकी वैल्यू जो है वो आगे से आगे बढ़ती रहती है। वैसे ही अगर हम बात करें फ्लो चार्ट की इस प्रोग्राम के हिसाब से, तो पहले आपका आएगा स्टार्ट बटन, फिर आप जो है आपका प्रोग्राम का फ्लो लग पड़ा होने, स्टार्ट आपका प्रोग्राम हो चुका है। आपके प्रोग्राम की इनिशियल वैल्यू $x = 1 वो स्टार्ट के टाइम पे जो है वो इनिशियलाइज कर दी गई है। उसके बाद कंडीशन टेस्टिंग लगी होने की $x <= 5 है या नहीं है। तो फर्स्ट आइट्रेशन के टाइम पे तो 1 ही आएगा, काउंटर जो है ये $x की वैल्यू तो 1 ही है काउंटर के हिसाब से, तो <= 5 ही है वो। तो उस केस में आपका अगर एक फॉल्स, अगर बाई चांस वो काउंटर 6 होता तो क्या होता, अगर फॉल्स कंडीशन होती तो हमारा जो वैल्यू है वो एग्जिट हो जानी थी, लेकिन कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या होता, तो हमारा जो प्रोग्राम है द नंबर इज $x, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो $x के हिसाब से प्रिंट हो जानी थी। और उसके बाद $x++ काउंटर आगे इंक्रीमेंट होगा और फिर आपका कोड फिर कंडीशन तरफ को बढ़ेगा और फिर से वैल्यू आपकी यहाँ पहुंचेगी। फिर अगला जब काउंटर की वैल्यू 2 पहुंची, 2 नंबर चलेगा, फिर रिपीट होता रहेगा इस तरह से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और इस तरह से अगर बाद में 6 नंबर पर पहुंचता है तो आपकी वैल्यू फॉल्स पाई जानी थी, तो उस हिसाब से वो एग्जिट हो जाना था। तो मैंने फॉल्स वाली कंडीशन आपको स्टार्टिंग में बता दी कि फॉल्स कब जाता है, जब वैल्यू इंक्रीमेंट आपकी 6 है, या फिर इनिशियलाइजेशन के टाइम में सपोज करो कि 0 ही वैल्यू होती, तो 1 से तो पीछे ही रह गई, या फिर आपके अगर स्टार्टिंग इनिशियलाइजेशन वैल्यू कुछ और होती है और आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कुछ और करवा रहे थे, तब भी फॉल्स आना था। तो उस हिसाब से जो है आपकी वैल्यू जो है अगर 5 से ऊपर बढ़ती तो ऑटोमेटिकली फॉल्स चला जाता है आपका आंसर, या फिर अगर आपकी वैल्यू 5 या 5 से पीछे ही रहती है, 1 से 5 के बीच में रहती, तो आपकी वैल्यू जो एग्जीक्यूट 5 बार इस तरीके से होनी थी। तो ये है यहाँ पर लूपिंग का स्ट्रक्चर। तो क्योंकि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसलिए इसकी जो प्रोग्रामिंग है बेसिकली इसको हमें जो है सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट करना होता है। इसकी जो स्क्रिप्टिंग की जाती है इसको सर्वर के ऊपर ही चलाया जाता है। तो इसके लिए मैं जो अपना पहला पिछला एग्जाम्पल पढ़ा जिसमें हमने फ्लो चार्ट भी स्टडी किया उस एग्जाम्पल के बेस पर, तो हम अब क्या करेंगे, अब उस प्रोग्राम को हम जो है थ्रू अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पर जो है उसको रन करवा कर देखेंगे क्या क्या वाकई में जो हम कोडिंग करते हैं, लूपिंग की कोडिंग हम करते हैं, क्या वो रन होती हैं कि नहीं होती हैं, तो इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होता है PHP के कोड को रन करने के लिए, अपनी जो आपकी नोटपैड की फाइल है जिसके ऊपर जो आप कोड को लिखते हैं, आपको वो फाइल जो है जैप सर्वर के अंदर जो है वो सेव करनी होती है। htdocs के अंदर जाके किसी एक नाम का फोल्डर आप बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर रजनीश नाम का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर जो आपको जाके जो फाइल है वो बनानी होती है और सेव करनी होती है। मैंने ऑलरेडी जो प्रोग्राम की फाइल है वो बना रखी है। अगर जैसे आप इसको बनाते हैं वाइल लूप की फाइल को, तो ये किस तरह बनती है आपकी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप नोटपैड के अंदर इस फाइल को बनाते तो आप सिंपली इस कोड को लिखते कि PHP टैग देन $x = 1, वही कोडिंग वाइल कंडीशन लगाने के बाद $x <= 5, बाद में इको यानी कि मैसेज आपने पास करवाना था, द नंबर इज $x ब्रेक टैग $x++ देन PHP टैग क्लोज। तो यही आपने एग्जीक्यूट करवाना था। तो इस तरीके से जब आप इसको टाइप करेंगे और फाइल को सेव करेंगे किस नाम से, while1.php, और यहाँ पर ऑल फाइल इसको कर देंगे और सेव जब आप करेंगे इसको तो आपकी फाइल जो है सेव हो जाएगी। ऑलरेडी मेरे पास फाइल है तो यहाँ पर रिप्लेस को बोल रहा है, तो मैं इसको फिलहाल सेव नहीं करूँगा क्योंकि सेम डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस तरह से आप इसके टाइपिंग जब आप कर देते हैं, कोड आप लिख देते हैं, बाद में आपने करना क्या होता है, आपने इस जो आपका ये प्रोग्राम है आपको इसको जो है वो रन करना होता है कहाँ पे, लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट लिखेंगे, साथ में स्लैश जिस नाम का फोल्डर था और साथ में while1.php यानी कि जो फाइल का नाम आपका था। जब इसको आप चलाते हैं, रन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये चल नहीं रहा है क्योंकि जो जैम्प सिस्टम है वो यहाँ पर ऑफ है। आपको हमेशा करना क्या होता है कि जैम्प को पहले ऑन रखना होता है। तो मैं यहाँ पर जैम्प को स्टार्ट कर रहा हूँ और जैम्प को स्टार्ट करने के बाद जो है अब ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर अपाचे MySQL दोनों स्टार्ट हो चुके हैं, ग्रीन सिग्नल यहाँ पे आ गया है। तो ये दोनों आपको सर्वर जो है रिक्वायर होते हैं डाटाबेस एंड अदर फॉर्मेलिटीज़ के लिए। तो इसके बाद जब आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपका आउटपुट आ रही है द नंबर इज़ 1, द नंबर इज़ 2, द नंबर इज़ 3, द नंबर इज़ 4, द नंबर इज़ 5।
तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि लूपिंग की ज़रूरत पड़ती है प्रोग्राम के कोड को शॉर्ट करने के लिए। तो लेकिन शॉर्ट जो हम कोड को कर रहे हैं उसकी बजाय अगर लूपिंग होती नहीं, अगर हमें एडवांटेज लूप की जाननी है तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर लूपिंग नहीं होती तो कोई एक कोड हमें कैसे लिखना पड़ता। जैसे कि अभी हमने नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक अभी प्रिंटिंग करवाई थी नंबर्स की, 1 से लेकर 5 तक की पिछले प्रोग्राम में, वाइल लूप वाले प्रोग्राम में। अगर लूप नहीं होता, वाइल लूप अवेलेबल ही नहीं होता, तो हम उस प्रोग्राम को कैसे लिखते, कैसे उसको एग्जीक्यूट करवाते और कितना नंबर ऑफ लाइंस कोडिंग की बढ़ती, वो आइए चेक करते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं आपके पास इस प्रोग्राम की विदाउट लूप अगर हम चलते हैं तो मेरे को लिखना पड़ता इस तरह से, PHP टैग, पहली वैल्यू नंबर 1 उसके लिए अलग वेरिएबल डिक्लेयर होता, फिर नंबर 2 उसके अलग वेरिएबल डिक्लेयर होता, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, और फिर इंडिविजुअली इको नंबर इज $x, यानी कि फर्स्ट वेरिएबल आता, फिर नंबर इज $x, फिर अगली बार फिर वैल्यू चेंज हुई है, नंबर 2 आ गया x का, फिर नंबर 3 आ गया है उसके $x, फिर लिखता, फिर $x लिखता। आउटपुट में मतलब इको मुझे 5 बार लिखना पड़ता और 5 बार ही अलग अलग वैल्यूज के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता। लेकिन यही कोड बाद में मैंने चेंज करके लूप की फॉर्म में, वाइल लूप की फॉर्म में, $x लेस देन इक्वल टू 5 जब मैं लिखा था कंडीशन में, तो उसमें मेरे कोड नंबर ऑफ कोड, लाइन ऑफ कोड कितना बना था, काफी कम बना था कंपैरेटिव टू दिस। तो यही नंबर, हालांकि देख अगर मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाऊंगा तो इसकी आउटपुट जो है वो सेम आएगी जो कि हमने पहले वाइल लूप के केस में चेक की थी आउटपुट। उसमें भी द नंबर इज 1, द नंबर इज 2, द नंबर इज 3, सो ऑन टू द नंबर इज 5 तक आई थी। तो इसकी आउटपुट चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है जो विदाउट लूप चला हुआ है। तो तरीका वही है, इस कोड को लिखा होता या लिखेंगे तो फाइल को सेव करेंगे, और सेविंग का तरीका वही .php फाइल का नाम देके और ऑल फाइल्स, और जब सेव करेंगे, मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम ये बना रखा है यहाँ पर तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप जब नया प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको इसको सेव करना पड़ेगा। कहाँ पे, वही XAMPP फोल्डर के अंदर, htdocs नाम के फोल्डर के अंदर अपना कोई नाम का फोल्डर बना के और उसके अंदर कोई भी फाइल को सेव करके। तो इसको जब आप ये करते उसके बाद आप इसको रन करते कहाँ पे, लोकल होस्ट में, जैसा कि आप पहले करते आए हैं। तो लोकल होस्ट, उसके बाद स्लैश रजनीश नाम का फोल्डर है, यहाँ पे आपका नाम का फोल्डर कोई और हो सकता है, और आगे फाइल का नाम क्या था, normal.php। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो क्या आउटपुट आ रही है, द नंबर इज 5, द नंबर इज 5, द नंबर इज 5, द नंबर इज 5, द नंबर इज 5। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन द नंबर इज 5 क्यों आ रहा है, उसके पीछे कारण है, क्योंकि इसने उठाया है लास्ट वैल्यू, क्योंकि अपने वेरिएबल की जो लास्ट वैल्यू है वो क्या है, $x इज इक्वल टू 5, इसलिए लास्ट वैल्यू को इसने 5 बार रिपीट करवाया। लेकिन अगर आप ये चाहते कि पहली वैल्यू में 1 आए, दूसरी में 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को यहाँ पर वेरिएबल नेम चेंज कर देते हैं, ZAB, मैंने वेरिएबल नेम चेंज कर दिए, और यहाँ पर मैं पहले $x ले रहा हूँ आउटपुट में, फिर मैं $y से आउटपुट लेता हूँ, फिर $z से आउटपुट लेता हूँ, और फिर $a, फिर $b। अब मैं इसको सेव करता हूँ उसी प्रोग्राम के कोड में, और फिर मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए आउटपुट क्या आ रही है, द नंबर इज 1, द नंबर इज 2, द नंबर इज 3, द नंबर इज 4, द नंबर इज 5। तो अगर आपको अलग अलग नंबर्स की आउटपुट लेनी है PHP में विदाउट लूपिंग, तो आपको डिफरेंट कैरेक्टर के साथ वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसकी डिफरेंट वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, और फिर बाद में आपको आउटपुट लेने पड़ेगी। अगर आप एक ही वेरिएबल लेते हैं, $x इज इक्वल टू 1, $x इक्वल टू 2, 3, 4, 5, और फिर इको करवाते हैं अलग अलग से, तो आपको जो है उसमें क्या करना होता है, फिर आपके पास जो लास्ट वेरिएबल डिक्लेयर होता है वही आउटपुट सेम कॉपी हो जाती है। तो कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जब आपको मल्टीपल प्रकार की आउटपुट चाहिए होती है, तो वही सारी प्रॉब्लम जो आपकी है वो किसने सॉल्व कर दी थी, आपके लूपिंग स्ट्रक्चर ने, जिसमें हमने वाइल लूप के बारे में पढ़ा। और इसी तरह से आगे जो लूप हम आगे पढ़ेंगे, फॉर लूप या फिर फॉर ईच लूप, उसमें क्या होगा, उसमें भी इन्हीं लूप्स का एक सिंपलेस्ट तरीका आगे आपको देखने को मिलेगा, और ये आपके प्रोग्राम के कोड को इस प्रकार से शॉर्ट कर देता है। आपने देखा होगा कि लूप के साथ आपका कोड जो काफी छोटा था, जबकि विदाउट लूप आपको कोड सेम टाइप के आउटपुट के लिए काफी लंबा लिखना पड़ा था। तो ये बेसिक फायदा है लूपिंग का, जो कि आपको हेल्प करता है आपके कोड को शॉर्ट करने में, आपके लाइन ऑफ कोड्स को शॉर्ट करने में। नेक्स्ट स्टडी हम करेंगे फॉर लूप के बारे में। ये अगला टाइप है लूप का। फॉर लूप के बारे में फर्स्ट पॉइंट है, द फॉर लूप लूप्स थ्रू ए
ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स तक जो कि सामने दर्शाए गए होंगे उस नंबर ऑफ टाइम तक ही आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट करता है इन केस ऑफ फॉर लूप। द फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन यू नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द स्क्रिप्ट शुड रन। ये लूप हमेशा उस टाइम काम में आता है या उस टाइम उपयोग में लाया जाता है जब हमें पहले से पता हो कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स तक जो है हमारी स्क्रिप्ट जो है वो रन करवानी है, आइटरेट करवानी है। तो आइए इसके बारे में आगे स्टडी करते हैं। सिंटेक्स जो फॉर लूप का रहता है उसमें हमारे पास सबसे पहले लिखा जाता है फॉर इनिट काउंटर। इनिट काउंटर होता है बेसिकली इनिशियलाइजेशन काउंटर वैल्यू, सेमीकोलन टेस्ट काउंटर टेस्टिंग वैल्यू यानी इनकी टेस्टिंग कंडीशन जो है, सेमीकोलन देन इंक्रीमेंट काउंटर कि इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है काउंटर वैल्यू को, और उसके बाद कोड ऑफ टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर ईच आइट्रेशन, जो कोड एग्जीक्यूट करवाया जाना है हर बार आइट्रेशन के दौरान वो कोड इसके बाद ब्रैकेट्स के बीच में लिखा जाता है। तो इन जो पैरामीटर्स फॉर लूप के हैं उनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं अगली स्लाइड में, जिससे कि आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा। पैरामीटर्स ऑफ फॉर लूप, इसमें फर्स्ट है इनिट काउंटर। इनिट काउंटर का मतलब बेसिकली क्या, इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन, यानी कि करता क्या है ये, इनिशियलाइज द लूप काउंटर वैल्यू। लूप की काउंटर की जो वैल्यू है, यानी कि काउंटिंग की जो वैल्यू है उसको इनिशियलाइज करेगा, उसको स्टार्ट करेगा। उसके बाद टेस्ट काउंटर, बेसिकली टेस्टिंग कंडीशन की बात यहाँ पर हो रही है, ये इवेल्यूएट किया जाता है फॉर ईच लूप आइट्रेशन इफ इट इवेल्यूएट्स टू ट्रू, यानी कि कंडीशन जब ट्रू पाई जाती है द लूप कंटिन्यूज, इफ इट इवेल्यूएट्स टू फॉल्स द लूप एंड्स। अगर ये फॉल्स पाई जाती है तो उस टाइम पे लूप जो है वो एंड हो जाता है। उसके बाद इंक्रीमेंट काउंटर, इट इंक्रीजेज द लूप काउंटर वैल्यू, यानी कि जो इंक्रीमेंट काउंटर है जो हम सबसे लास्ट में लिखा था बेसिकली वो करता क्या है, इंक्रीज करता है लूप की काउंटर वैल्यू को हर एक आइट्रेशन के बाद। जैसे आपकी पहली आइट्रेशन हुई तो उस टाइम लूप की काउंटर वैल्यू होगी 1, जब अगली आइट्रेशन चली तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, वैसे ही 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। और इंक्रीमेंट काउंटर को हम लिखते हैं i++, नॉर्मल तरीके से, अगर नॉर्मली हम लिखते हैं तो नॉर्मली लिखते हैं इसमें i++। अब एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रिंटिंग नंबर फ्रॉम 0 to 10। अगर हमें 0 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं तो हमारा फॉर लूप के थ्रू कोड कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले PHP, फिर उसके बाद जो मेन सिंटेक्स है उसके अंडर मैंने इसको लिखा है, जैसे फॉर, उसके बाद इनिशियलाइजेशन काउंटर यानी कि आपका इनिशियलाइजेशन वैल्यू क्या है। ये सेम वैसा ही जैसे व्हाइल लूप में कोडिंग करते थे, उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें आपको अलग अलग लिखना पड़ता था, इसमें आपको इकट्ठा लिखना पड़ रहा है। जैसे कि पहले व्हाइल लूप वाले केस में आपने $x = 1 लिखा था 1 से लेकर 5 तक के प्रिंटिंग के लिए, तो लेकिन यहाँ पर आप स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, $x = 0 इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू को। आगे फिर आप कंडीशन लिखते थे व्हाइल लूप में, लेकिन इस केस में आपको फॉर लूप के अंदर कंडीशन भी इकट्ठे लिखाने पड़ रही है, तो उसमें लिखा $x <= 10। और उसके बाद आप लास्ट में जब कोड एग्जीक्यूट करवाते थे फिर लिखते थे $x++, लेकिन उसको हमने फिर से इकट्ठा लिख दिया। तो एक सा सारे काम इकट्ठा करने से मतलब ये है कि ताकि आपको जो है अगर पहले से पता है कि मेरा काउंटर कहाँ से लेकर कहाँ तक जाना है, कितनी बार इंक्रीमेंट होना है, तो उस केस में आप फॉर लूप का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है लूपिंग लगाने की, इसमें आपको ज़्यादा वास्ट काम नहीं करना पड़ता है जैसे कि आपको व्हाइल या डू व्हाइल लिखते हुए करना पड़ता था। इससे आपकी लाइन ऑफ कोड भी बच जाते हैं। अब आगे हम लिखेंगे जो कोड हमें एग्जीक्यूट करवाना है, इको द नंबर इज $x, यानी कि आउटपुट में फिर क्या आएगा, द नंबर इज कौन सी वैल्यू $x में क्या क्या आएगा 0 से लेकर 10 तक जो गिनती हमारी है नंबर्स हैं वो आगे प्रिंट होकर आ जाएंगे। BR टैग लगा यानी कि ब्रेक टैग, इसका मतलब सही हो जाएगा कि ब्रेक लग कर जो है आपका कोड लाइन बाय लाइन जो है आउटपुट जो है वो लाइन बाय लाइन आपको दिखाई देगा, जैसे कि 1 फिर नीचे लाइन में 2 फिर 3 4 5 ऐसे। तो इस कोड को आइए एक बार हम रन कर भी देखते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ प्रिंटिंग करवाने का प्रोग्राम था फॉर लूप के अंदर 0 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवाने के लिए, आइए उसको चेक करते हैं कि अगर हम इस कोड को रन करवाना चाहेंगे तो पहले हमें इसको नोटपैड पर लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने वही कोड जो कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था, स्लाइड शो में दिखाया था, उसको मैंने अभी नोटपैड पर यहाँ लिखा हुआ है। और उसके बाद फॉर लूप लगा के उसका इनिशियलाइजेशन काउंटर, उसका कंडीशनल काउंटर और उसके बाद उसका इंक्रीमेंट काउंटर जो है मैंने यहाँ पर लगा दिया है। प्लस का मतलब होता है कि एक बार जो इंक्रीमेंट की इसकी जो काउंटर की वैल्यू है वो +1 हो जाती है, इंक्रीमेंट होके एक बार की वैल्यू है वो +1 होते हुए बार बार जो है लगभग 10 तक जाएगी, जैसे कि 0 + 1 1,
1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 सो ऑन। तो जो $x++ है बेसिकली वो एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम यहाँ पर करता है, इंक्रीमेंट काउंटर का काम करता है, जो वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है बाई 1 वैल्यू। और बाद में हर एक आइट्रेशन पर जो है आपका मैसेज आएगा द नंबर इज $x, यानी कि नंबर इज 0, द नंबर इज 1, द नंबर इज 2। जो इसको कोड को लिखने के बाद इसको हम सेव करेंगे, तो मैंने इसको सेव कर लिया है। और उसके बाद जो है जब आप इसको रन करेंगे, रन कहाँ करेंगे मैंने पहले ही बताया हुआ है, रन हम करेंगे लोकल होस्ट /rajneesh /for loop 1, यही फाइल का नाम था। जब इसको रन किया तो आउटपुट क्या आई, द नंबर इज 0, द नंबर इज 1, द नंबर इज 2 3 4 5 सो ऑन टू 10। ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने फॉर लूप के अंदर, अगर मैं आपको दिखाऊं फॉर लूप के अंदर हमने क्या किया था, इनिशिएशन जो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू से इनिशियलाइजेशन वैल्यू थी वो हमने इसको 0 रखा था। अगर आप कोडिंग को यहाँ सामने देखें, स्टार्टिंग वैल्यू 0 रखी थी, उसके बाद उसको लेकर कहाँ तक जाना था, 10 तक लेकर जाना था। कंडीशन कहाँ तक सेटिस्फाई होने के लिए, 10 तक। तो जब तक वैल्यू कंडीशन की ट्रू आती रही तब तक ये बार बार आइटरेट होता रहा, रिपीट होता रहा, लूपिंग चलती रही। और अगर इसी कोड को हमने वैसा लिखना होता विदाउट लूप, तो जो मैंने आपको बताया था पीछे अभी, $x = 1, $y = 2, $z = 3 सो ऑन टू A B C D E F, हमें कई सारी नंबर ऑफ लाइंस लिखने पड़ती कोडिंग की, फिर हर बार इको लिखना पड़ता हर एक वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, तो कम से कम 15-20 लाइन का कोड बन जाता। तो उस लाइन ऑफ कोड को बचाने के लिए हमारे को लूपिंग यहाँ पर यूज करनी पड़ी, और फॉर लूप से थोड़ा काम और शॉर्ट हो गया, क्योंकि आप देखेंगे तो नंबर ऑफ लाइन्स कितनी बन रही हैं, 1 2 3 4 5, 5 लाइन में आपका एक कोड जो खत्म हो गया है PHP का। अदरवाइज आपको यही सेम कोड जो है कम से कम 15-20 लाइन में लिखना पड़ता अगर आप लूप का यूज नहीं करते। वैसे ही मैं आपको अभी एक और प्रोग्राम बता देता हूँ फॉर लूप का, जिसमें आपने 10 का टेबल जो है वो प्रिंट करवाना, जैसे कि 10 × 1 10, 10 × 2 20, 10 × 3 30। तो ये काम आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ प्रोग्राम। जैसे कि अगर आप टेबल लिखना चाहेंगे, चाहे 10 का टेबल लिखना चाहेंगे, प्रिंट करवाना चाहेंगे, चाहे आप 7 का चाहे 8 का, तो उसके लिए सिंपल तरीका है। जैसे कि आप यहाँ पर आपको पता है कि आप चाहेंगे वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है, $i = 0, कहाँ तक जाए, मल्टीप्लाई होते हुए 10 तक, और इंक्रीमेंट वैल्यू होती रहेगी। क्योंकि जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे 10 × 0 0, 10 × 1 10, 10 × 2 20, 10 × 3 30। तो इसमें हो क्या रहा है, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, तो जैसे कि अगर अपने लिखना होता 10 × 0 = 0, 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, सो ऑन करते हुए आपको बार बार लिखना पड़ता है। इसमें चीज क्या रिपीट हो रही है, 10 जो है वो हर कॉमन रहेगा, रिपीट होगा, जबकि इंक्रीमेंट की वैल्यू होगी 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, ये रिपीट होता रहेगा और आंसर बाद में आता रहेगा। तो हमने क्या किया, जो ये वैल्यू बार बार इंक्रीमेंट हो रही है, 1 से रिपीट हो रही है, इसको हमने यहाँ पर जो है i की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके i की वैल्यू 10 तक लिख दी, और बाद में क्या लिखा, जो प्रोडक्ट आना है, जो आउटपुट आनी है, जो रिजल्ट आना है, उसको हमने वेरिएबल दे दिया $प्रोडक्ट। जो वैल्यू आउटपुट की आ रही है हर बार, जैसे यहाँ पर 0 आउटपुट आई, यहाँ पर 10 आउटपुट आई, 20 आउटपुट आई, इसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर दी $प्रोडक्ट, और उसकी वैल्यू लिख दी 10 × $i। $i कौन सी वैल्यू है, जो ये वैल्यू 0 से लेकर जो स्टार्ट 10 तक जानी है, जो ये वाली वैल्यू है, और 10 तो कॉमन है ही है, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे। और इको आउटपुट में क्या लिया बाद में, द प्रोडक्ट ऑफ 10 * i इज, यानी कि 10 × जो वैल्यू है $i इज $प्रोडक्ट, जो रिजल्ट यहाँ पर इसका आएगा। तो आइए अब इस कोड को रन करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या रहती है। पहले तो इसको सेव करना पड़ेगा, मैं सेव एज करना पड़ेगा आपको पहली बार अगर आप सेव कर रहे होंगे। मैंने ऑलरेडी इसको सेव करके रखा हुआ है, तो इसकी आउटपुट आपको मैं यहाँ पर लोकल होस्ट पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसकी फाइल का नाम था फॉर टेबल, इस नाम से फाइल सेव थी। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो देखिए आपके आउटपुट क्या आ रही है, द प्रोडक्ट ऑफ 10 * 0 इज 0, द प्रोडक्ट ऑफ 10 * 1 इज 10, द प्रोडक्ट ऑफ 10 * 2 इज 20, सो ऑन, आपका 10 * 9 = 90। अब इसमें देखिए आपके पास जो ये आउटपुट है, इसकी अगर इसका मैं आपको सोर्स दिखाऊं तो
हमारे पास जो इसका सोर्स है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये इस सोर्स को देखें तो आपकी जो वैल्यू है वो 0 से लेकर कहाँ तक जानी है, <10। तो आपका टेबल कहाँ तक आएगा, 9 तक ही आएगा ऑटोमेटिकली, 10 9 90। अगर हम <= लिखा होता तब आता 10 × 10 100। तो ये देखने वाली बात है कि जितनी कंडीशन आप देंगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट जो है आउटपुट में मिलेगा। तो इस प्रोग्राम को देखने के बाद, जिसमें हमने टेबल का प्रोग्राम अभी चेक किया, उससे पहले हमने सिंपल प्रिंटिंग ऑफ नंबर्स का प्रोग्राम चेक किया फॉर लूप के अंदर। अब उसका जो प्रोग्राम का फ्लो चार्ट है, या जो हमारे पास नॉर्मल फॉर लूप का जो फ्लो चार्ट होता है वो किस तरह से काम करता है। फ्लो चार्ट बेसिकली होता क्या है, फ्लो चार्ट में आपका प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताया गया होता है कि कैसे आपका कोई प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर डायमेंशन में फ्लो करेगा। तो इसमें जैसे अगर फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप में सबसे पहले आपकी वैल्यू इनिशियलाइज होती है, डिक्लेयर काउंटर होता है, यानी कि डिक्लेयर काउंटर का मतलब है इनिशियलाइजेशन काउंटर का डिक्लेरेशन करना, जैसे कि $i = 0 लिखा गया था। उसके बाद सीधा ही आपकी कंडीशन इवेल्यूएट की जाती है, जैसे कि $i <= 10 या जो भी आपकी कंडीशन होगी वो लिखी जाएगी। उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू पाई जाती है तो आपकी कंडीशन की स्टेटमेंट्स जो है एग्जीक्यूट करवाई जाएंगी, जिसके अंदर स्टेटमेंट्स होंगे एग्जीक्यूट करवाई जाएंगी। और फिर काउंटर को इंक्रीमेंट करने के लिए i++ या $x++ लिखा गया होगा, आपने पिछले प्रोग्राम में देखा था, उसको लिखा जाता है और इंक्रीमेंट वो काउंटर को कर देता है। जब एक बार आइटरेशन कंप्लीट हो जाती है फिर अगली आइटरेशन को करने के लिए वो इंक्रीमेंट करता है काउंटर वैल्यू को, जिससे कि आपकी जो काउंटर वैल्यू है वो बाई 1 वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और फिर से वो कंडीशन टेस्टिंग के लिए पहुंच जाती है। तो जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन और इंक्रीमेंट ऑफ काउंटर चला रहता है इस तरह साइकिल में। और उसके बाद जब लगता है कि वैल्यूएशन ऑफ कंडीशन जो है फॉल्स आ रहा है तो बाद में वो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो स्टॉप हो जाता है। अब इसी फ्लो चार्ट को हम जो हमने एग्जांपल अभी पढ़ा टेबल वाला, उसके अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास जो है स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, उसके बाद $i = 0, ये देखिए सेम जो डिक्लेयर काउंटर है आपका नॉर्मल फ्लो चार्ट फॉर लूप का, उसके हिसाब से डिक्लेरेशन जब हमने किसी $i = 0 किया था, उसके बाद क्या किया था, कंडीशन लगाई गई थी $i <10। तो 10 का टेबल हमारे पास जो है 9 तक आया था ना, क्योंकि <10 नहीं था वहां पे, 10 × 9 90 तक आउटपुट आई थी, क्योंकि हमारी कंडीशन थी वो ये थी। इसके बाद अगर फॉल्स हो जाती है कंडीशन बाई चांस कि हम जो है हमारे पास जो वैल्यू है वो फॉल्स है, जो आउटपुट आ रहा है इस कंडीशन का फॉल्स आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तो हमारा जो सीधा लूप जो एग्जिट कर जाएगा, कोई बात नहीं होगी इसके बाद इसकी। अगर बाई चांस 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू रहती है, 0 कंडीशन स्टार्ट थी, उससे लेकर 10 तक की वैल्यू रहती है, ना माइनस में कोई वैल्यू आई, और अगर 11 तक वैल्यू गई होती, अगर माइनस में वैल्यू गई होती, 11 तक वैल्यू गई होती, तो हमारे पास क्या होना था, तो एग्जिट कर जाना था लूप ने और स्टॉप की तरफ को बढ़ जाना था। लेकिन अगर 0 से 10 के बीच में वैल्यू है तो उसके इसमें क्या होगा, तो ट्रू कंडीशन पाई जाएगी। और जब ट्रू पाई जा रही है तो होगा क्या आगे, तो आउटपुट आएगी किसकी, जो एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट होगा, वो जो एग्जीक्यूशन की स्टेटमेंट हमारे पास थी क्या थी, $product = 10 $i, और साथ में इको, जो मैसेज आप प्रोड्यूस करवाना चाहते थे, सारा कोड एग्जीक्यूट होगा आइट्रेशन में। और जब एक आइट्रेशन हो गई फिर से इंक्रीमेंट लगेगा, फिर कंडीशन की तरफ को जाएगा, फिर ये फ्लो ऐसा बनेगा, फिर इस तरह से ये सर्कुलर वे में जो है आपका फ्लो चार्ट जो है घूमता रहेगा अनटिल अनलेस कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं पाई जाती है। और जैसे फॉल्स पाई जाएगी तो वो स्टॉप या फिर एग्जिट आपका जो लूप है वो कर जाता है। तो अभी हमने इसमें देख लिया कि अगर बाई चांस आपका इनिशियलाइजेशन काउंटर ही कहीं लिखा तो 0 गया है, लेकिन अगर बाई चांस वो माइनस की फॉर्म में या 10 से ऊपर या 10 तक होता, 10 वैल्यू होती, 10 से ऊपर वैल्यू होती तो ऑटोमेटिकली फॉल्स होता। लेकिन अगर वैल्यू इन दोनों के बीच में 0 और 10 के बीच में लाई कर रही है तो उस केस में आपकी जो है एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से चलेगी, ट्रू कंडीशन पाई जाने पर सर्कुलर वे में एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर इस फ्लो के हिसाब से। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोग्राम के लिए फ्लो चार्ट बना सकते हैं। बस सिंपली थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ये रोम्बस शेप स्ट्रक्चर है बेसिकली कंडीशन टेस्टिंग के लिए होता है, आपका स्टार्ट एंड क्लोज के लिए आपके ओवल शेप बनाए जाते हैं, और बाकी जो आपके रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं वो बेसिकली इनपुट वैल्यूज के लिए काम में लाए जाते हैं। तो इसके बाद अगला स्टडी करते हैं, अगला है फॉर ईच लूप। अभी फॉर ईच लूप क्या होता है, फॉर ईच लूप फॉर लूप का ही एक स्पेशल टाइप है जो बेसिकली एरेज के लिए काम में आता है। अभी एरेज क्या होती हैं, एरेज और बेसिकली वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करने का काम करते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमको सिर्फ एक ही वैल्यू लिखनी होती है, जैसे $x = 1 लिख दिया, $x = 2 लिख दिया। लेकिन
जब हम $x के अंदर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये काम कैसे होगा? तो इसके केस में क्या होगा, ये बेसिकली जो 1, 2, 3 वगैरह जो भी लिखा, ये बेसिकली क्या है, ये एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज लिखी गई हैं सेम टाइप की, जिसको हम कहते हैं एरे। तो फॉर ईच लूप किस काम में आता है? एरेस के ऊपर काम करने के लिए, एरेस का यूज करने के लिए। एंड इट इज यूज लूप थ्रू ईच वैल्यू पेयर इन एन एरे। हर एक वैल्यू का जो एरे के अंदर वैल्यू है उसको लूपिंग करवाने के लिए जो है फॉर ईच लूप का स्पेशल तरीके से काम किया जाता है। अब फॉर एवरी लूप आइट्रेशन, इस केस में हुआ क्या, फॉर ईच लूप में एवरी लूप आइट्रेशन द वैल्यू ऑफ द करंट एरे एलिमेंट इज असाइंड टू $वैल्यू। यानी कि जो वैल्यू करंट एरे एलिमेंट की है, जिस जो आइट्रेशन के टाइम में जो वैल्यू सामने आ रही है, वो वैल्यू असाइन की जाती है $वैल्यू नाम के एक स्पेशल वेरिएबल को। एंड द एरे पॉइंटर इज मूव्ड बाय 1, और खुद ब खुद जो है एरे का पॉइंटर है एक वैल्यू मूव हो जाता है until it reaches the last array element, जब तक एरे का लास्ट एलिमेंट कवर नहीं हो जाता। अब थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लग रही है, लेकिन आप इसको जब एग्जांपल में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सिंटेक्स जो फॉर ईच लूप का है वो क्या है, फॉर ईच ब्रैकेट स्टार्ट $array एज $वैल्यू। जो एरे है उसको आप यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे, डिक्लेयर साथ में ही हो रहा है यहाँ पे लूप के अंदर ही, और उसको हमने इक्वेट करना है, उसको एज मानकर चलना है एज $वैल्यू, और बीच में कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। और थोड़े सिंटेक्स को और आगे एग्जाम्पलीफाई करते हैं। जैसे कि पैरामीटर्स पहले हम स्टडी कर लेंगे इसके। इसमें हमने जो सिंटेक्स में पैरामीटर्स पढ़े, फॉर ईच बेसिकली क्या है, वो कीवर्ड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर ईच लूप को। साथ में $array क्या है, ये बेसिकली एरे वेरिएबल है जिसको हमने लूप में यूज करना है, जो मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर रहा होगा उसको हमने लूप में यूज करना है। साथ में है $वैल्यू, ये टेम्परेरी वेरिएबल जो है जो डिक्लेयर किया जाता है, जो कि होल्ड करता है करंट एरे आइटम की वैल्यू को, जो करंट टाइम पे आइट्रेशन करते हुए जो करंट वैल्यू सामने आ रही है उसको वो होल्ड करता है टेम्परेरली। अब इसका जो फ्लो चार्ट है वो किस तरह से चलेगा, सबसे पहले स्टार्ट होगी हमारी वैल्यू, उसके बाद चेक करता है सबसे पहले। इस केस में फॉर ईच लूप में होता है कि पहले आपकी कंडीशन ये टेस्ट होती है कि क्या जो एरे के एलिमेंट हैं वो 0 तो नहीं है, या 0 से ज़्यादा है, तभी तो वो एरे कहलाएगा। अगर एक भी एलिमेंट नहीं एरे के अंदर तो उसको तो टेस्ट करने का फायदा ही नहीं है, तब तो इसमें एरे लूप लगेगा ही नहीं, जो फॉर ईच लूप है वो लगेगा ही नहीं। तो इसलिए पहले ही टेस्ट करिए जाता है कि कहीं आपके पास कोई वैल्यू है भी है, नहीं कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर वैल्यू नहीं होगी तो सीधा ही आप कहाँ पहुँच जाएंगे, एंड में, जिसमें आपकी वैल्यू जो है वो है तो है नहीं, तो उसमें क्या करेंगे आप, फिर आपका सीधा लूप एग्जिट कर जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू है 0 से ज़्यादा है तो उस केस में आपके पास यस होने पर क्या है, ये एग्जीक्यूट करेगा जो कोड जो है ब्लॉक ऑफ कोड जिसको एग्जीक्यूट करेगा, और बाद में चेक करेगा कि क्या एंड ऑफ एरे तो नहीं पहुंच गया कहीं। अगर नहीं पहुंचा है तो फिर रिपीट करता रहेगा अनटिल अनलेस जब तक एंड नहीं हो जाता, और जैसे ही एंड होता है तो फिर से वो कहाँ पहुंच जाता है, एंड ऑफ द लूप में। अब जैसे कि एग्जाम्पल, हम इसमें 2 एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल टू प्रिंट एरे ऑफ कलर्स, जैसे कि अगर कलर्स के एरे को प्रिंट करना हो, जैसे कि इसमें देखें तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया $colors नाम से, और उसका मैंने एरे बना दिया, एरे कीवर्ड के यूज करके $colors इज इक्वल टू एरे ब्रैकेट स्टार्ट। एरे के अंदर वैल्यूज लिखने पड़नी थी, कलर्स के नाम जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो डबल कोट्स में लिखे ताकि स्ट्रिंग वैल्यू मानी जा सके। और इसके बाद फॉर ईच जो लूप है वो लगा दिया, और ब्रैकेट स्टार्ट $colors जो वेरिएबल था मेरा एरे का, $colors एज $वैल्यू। $वैल्यू टेम्परेरी वेरिएबल जो कि आपकी आइट्रेशन की करंट वैल्यू को होल्ड करेगा, और बाद में मैसेज के मैंने इसमें रिप्रेजेंट करवाना है, तो मैंने $वैल्यू जो मेरे पास वैल्यू है वही एक्चुअल में आउटपुट में आए। तो बेसिकली वैल्यूज जो मेरे पास क्या है, वो तो रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, और $color जो है वो सिंपल एरे का वेरिएबल है। तो बेसिकली जो वैल्यूज हैं वो तो ये हैं, तो यानी कि यही आउटपुट में आए, जो वैल्यूज हैं करंट टाइम में वो वैल्यू जो सामने आ रही है वो आउटपुट में आए, तो उसको हमने रन करवाना है। तो ये किस तरह से काम होगा, आइए इसको स्टडी करते हैं। तो आइए स्टडी करते हैं जो एग्जाम्पल अभी हम फॉर ईच लूप में देख रहे थे कि किस तरह से हमने प्रोग्राम को रन करवाना है फॉर ईच लूप के अंदर, जिसमें डिफरेंट कलर्स को जो है एज ए वैल्यू हमने प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कोड टाइप करेंगे किसमें, नोटपैड पे। नोटपैड पे जो कोड टाइप होगा वो वही कोड होगा जो मैंने आपको स्लाइड में बताया था, जिसमें लिखा गया था PHP कलर्स के नाम, उसको डिक्लेयर किया था $color वेरिएबल्स के साथ,
एरे की वर्ड यूज़ करते हुए इस तरह से फॉर ईच लूप लगाया गया, डॉलर कलर एज वैल्यू लिखा गया और बाद में इको में डॉलर वैल्यू ही जो है प्रिंट करवाई गई। जब इस कोड को हम सेव कर देंगे तो सेव करने के बाद जो है आपके आउटपुट किस तरह से आएगी वो मैं आपको यहाँ लोकल होस्ट में दिखा देता हूँ। लोकल होस्ट चलेंगे पिछली आउटपुट को लिए आपके पास जो हमने पहले पढ़ी थी अभी टेबल प्रिंटिंग वाली, जिसमें जो फाइल का नाम था वो क्या था, फॉर ईच, एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूँ, फॉर ईच वन फाइल का नाम देखिए, फॉर ईच वन नाम से सेव है फाइल। तो उसी फाइल का नाम जो है वो यहाँ पर मुझे रन करवाना है, तो ये लीजिए। तो आउटपुट आपके सामने है रेड ग्रीन ब्लू येलो, और यही हमने कोडिंग में लिखा था यहाँ पे, रेड ग्रीन ब्लू येलो, और आउटपुट में क्या चाहिए था, इको में डॉलर वैल्यू। तो डॉलर वैल्यू देखिए, वैल्यू में क्या क्या गया, वैल्यू रेड, वैल्यू ग्रीन, वैल्यू ब्लू, वैल्यू येलो। तो वही वैल्यूज जो यहाँ पर 1 बाय 1 प्रिंट हुई। अब लाइन बाय लाइन क्यों आई, बिकॉज बीच में मैंने इसको जो है ब्रेक टैग दिया होता लाइन ब्रेक करने के लिए, तो वैसे ये इस तरह से आई। अगर मैं ब्रेक टैग हटा दूँ बाई चांस और फिर मैं सेव करूँ तो यहाँ पर तो टेस्टिंग आपको हो जाएगी ब्रेक टैग की भी, तो क्या होगा, और फिर मैं इसको रन करता हूँ तो एक ही लाइन में आ गया। तो इस तरह से आप जो हैं कोड में अपने आप मल्टीपल चेंजेस करके जो हैं आप वैल्यूज़ को लाइन बाय लाइन भी या ब्रेक लाइन करके जो है प्रिंट करवा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो इसके अलावा अगर हम किसी और अगले कोड की बात करें, फॉर ईच लूप, अगर एक और प्रोग्राम हम स्टडी करना चाहें तो मैं आपको अगला प्रोग्राम बताता हूँ जिसमें आपने मल्टीपल एसोसिएटिव एरेज को जो है वो लाइन अप करना है, रन करना है। तो देखते हैं ज़रा एसोसिएटिव एरेज क्या होती हैं, जिसमें आपकी एरेज जो हैं वो मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ जुड़ी हुई होती हैं, एसोसिएट होती हैं। कैसे, जैसे कि मान लिया कि डॉलर पर्सन्स नाम से एक वेरिएबल था, एरे वेरिएबल था, जिसके अंदर एरेज लिखी थी मल्टीपल वैल्यू के हिसाब से, जैसे कि मैरी नाम से, लेकिन उसका जेंडर भी लिखा गया कि वो क्या है, फीमेल है। वैसे कॉमा जॉन क्या है, मेल है। मरियम क्या है, फीमेल है। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है इसमें बीच में आप देखेंगे ये एक ऑपरेटर यूज़ किया जा रहा है स्पेशल, ये वाला ऑपरेटर। ये बेसिकली ऑपरेटर नहीं है, ये सेपरेटर होता है, ये स्पेशल काइंड ऑफ सेपरेटर है जो कि वैल्यूज़ को सेपरेट करने का काम करता है। और इस ऑपरेटर का यूज़ करके जो है हम वैल्यूज़ को एसोसिएटिव एरेज में वैल्यूज़ को जो है सेपरेट करने का काम करते हैं, ताकि वो एसोसिएट भी रहें और सेपरेट भी रहें। किस तरह से, जैसे कि आउटपुट में आपको दिखाई देगा फॉर ईच, क्योंकि लूप लगना है, तो लूप लगाने के बाद क्या हुआ, फॉर ईच डॉलर पर्सन, यानी कि ये जो वेरिएबल एरे वेरिएबल है ये एज, इसके लिए एक स्पेशल हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है एज वैसे हम लिखा था डॉलर वैल्यू, लेकिन डॉलर वैल्यू में एक ही वैल्यू आती, तो फीमेल पार्ट कहाँ जाता या फिर मेल पार्ट कहाँ जाता या फिर जॉन नाम कहाँ जाता, क्योंकि दोनों में से एक ही वैल्यू करंटली होल्ड कर पाएगा ना। तो डॉलर की उसके लिए एक वेरिएबल अलग से डिक्लेयर किया, जिसके लिए जो क्या होल्ड करेगा वो फर्स्ट वैल्यूज है, मैरी, जॉन या मरियम, इनको होल्ड कर लेगा। डॉलर की जो की वैल्यू है उसको होल्ड कर लेगा ये वाला वेरिएबल। और जिस हमारा सेपरेट ऑपरेटर है ये बाद में क्या करेगा, डॉलर वैल्यू के अंदर जो है वो फीमेल मेल फीमेल वैल्यू को होल्ड करेगा। और बाद में आउटपुट कैसे दिखाई देगी, इको डॉलर की डॉलर वैल्यू और बीच में इज, तो क्या लिखा आएगा आउटपुट में, जैसे कि मैरी इज फीमेल, जॉन इज मेल, मरियम इज फीमेल। आइए देखते हैं कैसे ये रन करता है। हम इसको पहले सेव करेंगे। आपने इसको सेव ऐसे सेव करना है क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम सेव करना है। मैंने इसको ऑलरेडी सेव कर रखा है, इसलिए मैंने सिंपल सेव पे क्लिक किया था। तो मेरे फाइल का नाम था फॉर ईच 2। जब मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट क्या आ रही है, मैरी इज फीमेल, जॉन इज मेल, मरियम इज फीमेल। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है लाइन ऑफ कोड जो है काफ़ी छोटा था, लेकिन हमने जो है एसोसिएटिव एरेज का यूज़ करना भी सीख लिया बाय यूजिंग फॉर लूप, फॉर ईच लूप। तो इस तरह से फॉर ईच लूप बेसिकली एरेज के ऊपर ही काम करने में हेल्प करता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। तो यही कोड आपके पास जो है, जब इसको मैं अगर आपको मैं रन करके दिखाऊँ यहाँ पर, सॉरी ये जो हमारे पास एग्जांपल था एसोसिएटिव एरेज का, मैं इसके बारे में को थोड़ा बता देता हूँ डिटेल में। इसमें जो हमने अभी पढ़ा एसोसिएटिव एरेज के केस में, जिसमें हमने कोडिंग अभी स्टडी की, यही वाली कोडिंग हमें रन करवाई थी और बाद में ये जो है हमारे पास कोडिंग इस तरह से आके कंप्लीट हो गई। लेकिन जो हमारे पास इससे पहले जो प्रोग्राम था, अगर हम स्टडी करें प्रिंट एरे ऑफ कलर्स, अगर इसको हम चलाएं तो एरे ऑफ कलर्स का प्रोग्राम भी ये वाला था। अब इन दोनों प्रोग्राम में से मैं आपको एक प्रोग्राम का फ्लो चार्ट भी
साथ में बताऊंगा। तो आइए स्टडी करते हैं फ्लो चार्ट को। जैसे कि सिंपल फ्लो चार्ट जो फॉर ईच लूप के केस में बनेगा वो क्या बनेगा, स्टार्ट एरे एलिमेंट काउंट 0, जो कि हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है। ये फ्लो चार्ट हमने सामने रखा ताकि आपको क्लियर एक्सप्लेन हो जाए कि एक्चुअल में इसका फ्लो चार्ट प्रोग्राम का कैसे वर्क करेगा। तो इसके साथ ही स्टार्ट लाइन जो हमारे पास एग्जीक्यूशन की वो चलेगी। उसके बाद पहले चेक क्या करेगा कि एरे के जो एलिमेंट हैं हमारे प्रोग्राम में वो 0 से ज़्यादा ही है ना, तो वो तो ज़्यादा ही है। अगर ये ज़्यादा नहीं होते या मतलब कि 0 ही होते या कोई नहीं हो तो फॉल्स हो जाना। तो फॉल्स के बाद क्या करते, डायरेक्ट आप जो है एग्जिट में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये फॉल्स नहीं है कंडीशन, तो क्या होगा, यहाँ पर ट्रू की तरफ को बढ़ेंगे। तो ट्रू के केस में क्या है, फॉर ईच कलर्स एज वैल्यू, या कलर वाले प्रोग्राम का फ्लो चार्ट चल रहा है। तो जो हमारे पास कोडिंग थी फॉर ईच कलर्स एज वैल्यू वो यहाँ पर चली। उससे पहले जो डॉलर एरे वाला जो आपका केस था जिसमें आपने एरे डॉलर कलर्स इज इक्वल टू एरे ब्रैकेट स्टार्ट करके रेड ब्लू ग्रीन येलो लिखा था, वो सारा सब कुछ चेक जो है वो आपका यहीं पर ही हो जाता है कि उसमें वैल्यूज हैं कि नहीं। 0 से ज़्यादा आपको खुद देखिए उसमें कि रेड भी है, ब्लू भी लिखा है कोडिंग में, ग्रीन भी लिखा है, तो उसी के बेस पर कंडीशन ट्रू पाई गई थी। तो बाद में एग्जीक्यूट क्या होगा, फॉर ईच लूप, जिसमें डॉलर कलर वैल्यू इको वैल्यू ब्रेक ये सारा कंडीशन सॉरी आपकी जो लूपिंग का कोड है ये चलाया जाएगा। बाद में आपका ये चेक करेगा कि एरे कैंड हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन पहली बार इटरेशन में फर्स्ट वैल्यू काउंट की तो एरे कैंड अभी तक नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ रेड कलर का जो एग्जीक्यूशन हुआ है। तो इसको फिर से यहाँ पर फॉल्स मिला क्योंकि एरे कैंड नहीं तो फॉल्स है। तो उसके बाद फिर से कहाँ चला गया, यहीं चला गया क्योंकि एरे एलिमेंट जो बचा हुआ है। तो उसके हिसाब से अब ग्रीन के पास जाएगा, ग्रीन की जो कलर ग्रीन है उसके लिए कोड इस पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, फिर फॉल्स मिला, फिर यहाँ पर अगले बार येलो के लिए चला जाएगा, ब्लू के लिए चला जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। और उसके बाद अगर जब चारों के चारों कलर्स पूरे हो जाएंगे तो फिर आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएंगी। तो एंड ऑफ एरे के बाद जो है क्या होगा, अगर ये एंड ऑफ एरे ट्रू पाया जाता है यानी कि एंड ऑफ एरे हो चुका है तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ को मुड़ जाएगा, फिर एग्जिट को मुड़ जाएगा। तो इस तरह से इसमें हमारे पास दो कंडीशनल स्ट्रक्चर से, दो रॉम्बस स्ट्रक्चर तभी है कंडीशन टेस्ट करने के लिए। स्टार्टिंग में लग गया पता कि फॉल्स नहीं है तो ट्रू की तरफ को बढ़े, और जब ट्रू में एग्जीक्यूट करते रहे 2-3 बार एग्जीक्यूट किया, फिर लास्ट में जाके जब एंड ऑफ एरे ट्रू पाया गया तो जाके ये एग्जिट हुआ। तो इस तरह से हमने इसमें एसोटिव एरे भी देख लिया है। प्रोग्राम अभी मैंने रन करके आपको बता ही दिया था पहले ही, ताकि आपका टाइम बच सके और मेरा भी टाइम बच सके, इसलिए मैंने आपको इकट्ठे दोनों प्रोग्राम बता दिए रन करके। प्रोग्राम सेम ही है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पर करना चाहूँगा कि एसोटिव एरेज का मतलब है कि जब आप मल्टीपल वैल्यूज एरे के अंदर एसोसिएट करवाते हैं और उसके लिए स्पेशल सेपरेशन का एक ऑपरेटर यूज़ किया जाता है इस तरह से, जो कि PHP में यूज़ होता है। और बाद में आप जो है आउटपुट इस तरह से लेते हैं एसोटिव एरे के केस में, और आपको रिजल्ट बाद में मिल जाता है। तो ये था आपके पास फॉर ईच लूप का केस। इसके बाद अभी मुझे लगता नहीं कि कोई और टॉपिक मेरा आज के दिन का बचा है, तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। तो कुल मिला के मैं आपको फिर रिपीट कर दूं कि हमने जो आज पढ़ा वो पढ़ा लूप के बारे में, लूप के टाइप्स के बारे में, और स्पेशली हमने पढ़ा व्हाइल लूप और फॉर लूप इन डिटेल। अगर फिर भी आपको इससे संबंधित कोई क्वेरी हो, कोई आपके पास कोई क्वेश्चन रह गया हो, प्रोग्रामिंग में कुछ आपको दिक्कत आ रही हो, तो उसको आप मुझे इस मेल आईडी पर मेरे पास कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अल्टरनेटिवली आप मेरे वीडियो पर जो है कमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच।